घोषणा के अनुसार मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। तो वो कहां पर बनाया जाएगा बोलो? भीलवाड़ा। कहां पर है? भीलवाड़ा। मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहां पर है? ये मैं कौन से बजट से लाया हूं आपको पता है? कि मतलब लास्ट में भजनलाल जी ने 5-7 घोषणा करी थी। अरे भजनलाल जी ने लास्ट में बजट को क्या किया था, जवाब दिया था, तब लास्ट में 5-10 घोषणा करी थी। तो उस समय इन्होंने कई चीज बताई थी कि एक तो हमारे खेल निदेशालय बनेगा। क्या बनेगा? खेल निदेशालय। तो खेल निदेशालय कहां पर बनेगा? जयपुर। जयपुर में कौन सा निदेशालय बनेगा? खेल निदेशालय। मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहां पर बनेगा? भीलवाड़ा। कहां पर बनेगा? भीलवाड़ा। और पिछली बजट में इसी टाइप का एक क्वेश्चन दिया था, महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय, खेल विश्वविद्यालय ये कहां पर बनेगा? अचरोल, जयपुर में। अब ये आता है, एक विश्वविद्यालय नया होता है वो पूछता है। पिछले बजट में इन्होंने घोषणा करी थी कि महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। तो मैंने तुम्हारे टेस्ट में भी दे दिया पिछले में कि महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय कहां पर बनेगा। तभी तो मैं कहता हूं ना, जैसे हमारे में से क्वेश्चन आगे लड़का चुप रहता है क्योंकि खुद को तो याद रहता नहीं उसको, तो आगे कहां से कितने दे दो चाहिए। तो महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय कहां पर है बोलो? अचरोल। और ये खेल निदेशालय की घोषणा कहां पर की? जयपुर। और मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स, मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहां पर बना रहे? भीलवाड़ा। और एक और आता है जो राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां पर है? खेल संस्थान या विश्वविद्यालय वो आपका कहां पर है? झुंझुनू। कहां पर है? झुंझुनू। ये राष्ट्रीय स्तर का कहां पर है? झुंझुनू। हो गया। ये टोटल आपकी बात आ गई। आगे वाला देखिए, नया बायोलॉजिकल पार्क कहां पर बनाया जाएगा? तो भरतपुर। अब जो इन्होंने वापस घोषणा करी बायोलॉजिकल पार्क की, तो कहां पर बनाया जाएगा? भरतपुर। अब बायोलॉजिकल पार्क किसमें चला गया तुम्हारे बोलो? एक तरफ तो उसमें चला ही गया, किसमें? जो ज्योग्राफी में। और दूसरी तरफ जैव विविधता में चला गया। कौन सा? पिछले बजट में इन्होंने भजनलाल जी ने कौन सी घोषणा करी थी? जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क भी कहां पर है? भरतपुर। पहला जूलॉजिकल पार्क भी कहां पर बनेगा? भरतपुर। बोलो क्लियर है क्या? भरतपुर। बायोलॉजिकल पार्क बोले तो पहला कौन सा? नारगढ़। अरे पहला बायोलॉजिकल कौन सा? नारगढ़। दूसरा कौन सा? सज्जनगढ़। तीसरा कौन सा? अभेड़ा। अभेड़ा कहां पर? कोटा। और चौथा कौन सा? मरुधरा। कहां पर? बीकानेर। ये लो। और पांचवा ये हो गया। मैं अब तुम खुद बता दो, क्या सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं? होते ही नहीं। करंट ये किसको मानते हैं? करंट एक सब्जेक्ट ही अलग मान रहे हैं, हो ही नहीं सकता। हर चीज का करंट होता है। मैं क्लास में बताता हूं तो मैं गीत का भी करंट बताता हूं कि नृत्य में क्या करंट आया। हर टॉपिक का करंट होता है। ये लो। तो ये कौन सा हो गया बोलो? अब की बार हो गया सारा। भजनलाल जी ने 2 बजट पेश कर दिए। पिछला बजट और कौन सा? अब की बार का। पिछली बार तो उन्होंने जूलॉजिकल पार्क बनाया था। कौन सा? जूलॉजिकल। तो जूलॉजिकल पार्क कहां पर है? भरतपुर में। और अब की बार बायोलॉजिकल पार्क वो भी कहां पर है? भरतपुर में। ठीक है। अब बायोलॉजिकल पार्क पहला कौन सा है? नारगढ़। कौन सा? नारगढ़ में बायोलॉजिकल पार्क है, समझ गए। और नारगढ़ में दूसरा कौन सा? सज्जनगढ़। और दूसरा सज्जनगढ़ में बाद में भेड़ा में। भेड़ा कहां पर है? कोटा। और एक और का ये हो गया। आगे आगे देखिए, नवीन कंजर्वेशन रिजर्व बनाए गए हैं। नवीन अभी ऐसा क्वेश्चन खूब आ रहे हैं आजकल। ये नए वाले कंजर्वेशन क्षेत्र नहीं है क्या? ये काफी पूछ रहे हैं क्योंकि वो बैरने वगैरह तो पूछ गए। तो नए कंजर्वेशन में मोखला, पारेवर ये तो कहां पर है? जैसलमेर। और बुचारा मेन भी कहां पर है? जैसे बाड़मेर में है यार। बुचारा मेन मेरे हिसाब से बाड़मेर होना चाहिए। बुचारा मेन बाड़मेर में होना चाहिए, जयपुर में। ये गलत छप गया थोड़ा सा। बुचारा मेन वाला गलत है, इसको थोड़ा देखना। बाड़मेर या जयपुर आएगा। जयपुर है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये जयपुर है भैया।
जयपुर है, बुचारा मेन जयपुर। आई टाइपिंग आपने पढ़ा होगा, जब भी सब्जेक्ट प्लस विस आता है, सब्जेक्ट प्लस विस या वुड दैट इनसे कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है, फिर आपका यहां पर सब्जेक्ट आता है, तो दोस्तों यहां पर केवल कोई सा भी सब्जेक्ट वर्ब का यूज करते हैं, ये केवल करते हैं बनने की कल्पना में, बनने की कल्पना, या और वर्ब यहां पर बी की सेकंड फॉर्म है। अगर बी के अलावा कोई और वर्ब आती है तो उसकी यहां पर केवल आपको सेकंड फॉर्म का यूज करना है। यदि बी है तो क्या आएगा, वर्ब, क्योंकि बनने कल्पना में क्या था, सभी के साथ वर्ब। और बी के अलावा कोई और वर्ब आती है, जैसे गो है, कम है, तो इनकी सबकी सेकंड फॉर्म, गो का वेंट, कम का केम, नो का न्यू। तो यहाँ पर वर्ब कौन है इसमें, देखो वैसे भी अब इस प्रकार से आपके कॉन्सेप्ट इस प्रकार से आते हैं, क्वेश्चन के जो ऑप्शन है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर तो आप कर सकते हो। जैसे टेंस के लिए तो 3-4 बातें आप वैसे भी नोट कर लो। पहले बताता हूं आपको, डू डस और डिड के बाद दोस्तों हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, आपने पढ़ रखा होगा। और हैज है और हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। शैल विल के बाद या कोई सा भी मॉडल्स हो, इनके बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है। सेकंड फॉर्म से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। इनसे भी टेंस के आजकल इस प्रकार के ऑप्शन आ रहे हैं कि इनके आधार पर भी आप कर सकते हो। जैसे यहां देखिए, हैव के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, नो स्टेटिव वर्ब, इसमें आईएनजी का यूज नहीं होता, और हेड के साथ वैसे वर्ब में आईएनजी नहीं आता। आई के साथ दोस्तों वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में एस का यूज नहीं होता है, तो ऑटोमेटिक आपका आंसर क्या हो गया, न्यू। अकॉर्डिंग टू रूल देख लो या फिर अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट देख लो। इस प्रकार के ही ऑप्शन आजकल आ रहे हैं जिनको आप देख करके कर सकते हो। ये 5-6 पॉइंट टेंस के लिए आप याद कर ली, इनसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट 77 दोस्तों, ये आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिसको अपन कहते हैं नरेशन का टॉपिक है। इसमें जैसे मैंने कहा एक्टिव पैसिव में 3 रूल्स होते हैं। एक तो बी प्लस थर्ड फॉर्म तो मेन रूल है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पहले बाय का यूज, इसके अलावा चौथा कोई रूल नहीं है। नरेशन में डायरेक्ट इंडायरेक्ट में 5 रूल्स होते हैं। इसमें 5 रूल है। नंबर 1 है चेंज ऑफ पर्सन, जो आपने पढ़ रखा है, फर्स्ट पर्सन आई वी चेंज अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन यू चेंज अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। दूसरा रूल है दोस्तों चेंज ऑफ टेंस, यदि आरवी का सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में तो आरएस का टेंस नहीं बदलता। आरवी का सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो आरएस का टेंस बदलेगा, और केवल क्या करना होता है, फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म। बस जैसे गो का वेंट, कम का केम, डूडस का डिड, इजेमार का वाजवर, हैजो का हैड, कैन का कुड, मे का माइट, सेल का शुड, विल का वुड। दो अलग से होते हैं, सेकंड फॉर्म का हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और वॉजवर का हेड बीन। नंबर 3 होता है आपका इसमें चेंज ऑफ एडवर्ब, जिसमें होता है दिस का दैट, दिस का दोज, हियर का देयर, नाउ का देन, अगो का बिफोर, टुडे का दैट डे, आपको याद होगा। और उसके अलावा फिर 4th रूल जो है वो मान लीजिए कनेक्टिव वर्ड जो अकॉर्डिंग सेंटेंस चलता है। सेंटेंस सिंपल है तो दैट से जोड़ेंगे, एक्सक्लेमेटरी वाला है तो दैट से जोड़ेंगे, ऑप्टेटिव है तो दैट से जोड़ेंगे, इंट्रोगेटिव को इफ या वेदर या WH वर्ड, और इंपेरेटिव को टू से या नॉट टू से। उसके अलावा 5th वाला है जो आप सैड या सैड टू को चेंज करते हो, सैड या सैड टू को चेंज करना। असर्टिव है तो सैड का सैड टू का टोल्ड, इंट्रोगेटिव तो आस्क्ड या इंक्वायर्ड, इंपेरेटिव तो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, एडवाइज्ड, एक्सक्लेमेटरी तो एक्सक्लेम्ड, ऑब्जेक्टिव में होता है विश्ड या कर्स्ड। अब सबसे पहले आप इनमें से आंसर फाइंड करो, तो चेंज ऑफ टेंस देखना, इससे आपको आंसर मिल जाएगा कि आरवी का सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो आरएस का भी पास्ट में होगा, और आरएस में अगर सेकंड फर्स्ट जो भी पर्सन है वो आरवी में होने चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार वो बदले गए हैं। अगर वो नहीं है इसका मतलब पर्सन में मिस्टेक है।
तो सबसे पहले आप टेंस चेक करो। देखिए अब आपके पास सेंटेंस है, हर फ्रेंड एनकरेज्ड हर टू ट्राई अगेन। ये ऑलरेडी लिखा हुआ है इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट नरेशन में। अब इसको करना है डीएन में। किस में करना है? डीएन में। तो ये कह रहा है हर फ्रेंड एनकरेज, उसके मित्र ने उसको एनकरेज किया कि वापिस कोशिश करे। इसका मतलब ये इंपेरेटिव सेंटेंस था जिसको आपने किससे जोड़ रखा है? टू से। तो कनेक्टिव वर्ड आपका हट जाएगा। आपके पास सेंटेंस बनता है कौन सा? आरएस का, ट्राई अगेन। तो ट्राई अगेन आपको देखना है, इसमें ट्राई अगेन, इसमें केवल अगेन है, ये रॉन्ग है। इसमें कह रहा है डू इट अगेन, ट्राई वर्ड हटा दिया गया। इसमें कह रहा वी एनकरेज यू, तो इसमें वी और यू वाली कोई बात ही नहीं है। अब इसको चेक कर लीजिएगा, ट्राई अगेन, और यहां पर है सैड हर फ्रेंड्स, यानी हर फ्रेंड सैड एनकरेजिंगली, यानी उसको उत्साहित करते हुए कह रही है। तो आंसर इसमें क्या हो गया आपका? नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डोंट हैव मनी विद मी। यह दोस्तों आपका कौन सा? आर्टिकल के क्वेश्चन और साथ में डिटरमिनर के क्वेश्चन, डिटरमिनर्स। आई डोंट हैव सेंटेंस नेगेटिव है, और नेगेटिव आपको पता है मोस्टली एनी का यूज करते हैं, और एनी यहां पर ऑप्शन में नहीं है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ब्लैंक के बाद ये जो नाउन है ये काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। तो मनी क्या है यहां पर? अनकाउंटेबल नाउन। और ये आपको पता है कि मैनी के साथ कौन सा नाउन आता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। ये अनकाउंटेबल से रॉन्ग है। ए फ्यू के बाद भी कौन सा नाउन आता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन, ये भी रॉन्ग है। ए लिटिल मतलब होता है पर्याप्त, इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन ही आता है, लेकिन ये पर्याप्त के लिए आता है। और ये कह रहा है आई डोंट हैव मनी विद मी, मेरे साथ में पर्याप्त धन की बात नहीं कर रहा, ये अधिक धन की बात कर रहा है। मेरे पास अधिक धन नहीं है, क्योंकि अपन कोई भी काम करते थे, ज्यादा पैसे मेरे पास नहीं है, मैं इतना नहीं कर सकता। तो मना करने के अर्थ में इसलिए मच आया। अगर ये नोट ना होता तो ए लिटिल का भी यूज हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेपोजिशन के क्वेश्चन है। ए न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ट, एक नई ब्रिज बनाया जा रहा है। द रिवर नीजर, ये नदी का नाम है, नीजर नदी के पास में। तो दोस्तों वैसे तो अगर कोई भी पुल बनाते हैं नदी पर तो दो प्रेपोजिशन तो फिक्स होते हैं, तो उसके ऊपर ओवर या एक्रॉस। एक्रॉस होता है, जैसे ये दोनों किनारे हैं, ये बीच में और यहां से यहां तक जोड़ने को एक्रॉस ही कहते हैं। अगर एक्रॉस ना होता तो उसके ऊपर जो बनता है पुल उसके लिए ओवर आता है, लेकिन यहां पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर इसमें क्या करें? इन नदी के अंदर तो पुल बनेगा नहीं, नदी के पास में भी नहीं बनेगा, और नदी कोई टाइम नहीं है कि उसके दौरान बनाया जा रहा हो, अतः नदी के ऊपर पुल बनाया गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ माई फ्रेंड, सेंटेंस किसका? ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। जब भी सेंटेंस के शुरू में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर और वन, ये जब भी इनसे कोई सेंटेंस स्टार्ट हो, समझ लो दोस्तों हमेशा कौन सी वर्ब आती है? सिंगुलर। कौन सी वर्ब आती है? सिंगुलर। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन, जब भी इनसे कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा, भले आगे चाहे नाउन प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। तो यहां पर वन माई फ्रेंड्स आर प्लूरल, डायरेक्ट बी इन थर्ड फॉर्म नहीं आती, डायरेक्ट वर्ब में आईएनजी भी नहीं आता। राइट आंसर क्या है? ए। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज गोइंग अब्रॉड, जब भी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन स्टार्टिंग में होगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर। ऐसे बहुत से फिक्स रूल्स हैं, उनको पढ़ लो, इंग्लिश बिल्कुल इजी है, बस इसके नाम से डरते हैं। नेक्स्ट, डिग्री के क्वेश्चंस हैं। 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। मैरी इज, ये नाम है दोस्तों, मैरी इज, देन, देन लिखा हुआ है, तो अभी मैंने बताया था देन के बारे में। और देन का किस में यूज किया? कंपैरेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव बोले तो एडजेक्टिव
प्लस ER, यही होता है, क्योंकि पॉजिटिव में किसका यूज होता है, एज और एज का, या सो और एज का। सुपरलेटिव में किसका होता है, द आर्टिकल। अब यहां पर देन कंपैरेटिव है, टोल पॉजिटिव होता है, नहीं आ सकता, टोलेस्ट बिना आर्टिकल देखे तो आएगा ही नहीं। साथ में बताया था डबल कंपैरेटिव एक साथ में यूज नहीं होती, डबल कंपैरेटिव डबल सुपरलेटिव एक साथ में यूज नहीं होती। तो राइट आंसर क्या है, टॉलर। मैरी इज टॉलर देन हर सिस्टर्स। 95 कंजक्शन। ही कमांड्स मी, वो मुझे आदेश देता है। ही वर माई बॉस, मानो क्यों मेरा बॉस हो। अकॉर्डिंग टू मीनिंग चलो, वो मुझे ऐसे आदेश देता है मानो कि वह मेरा बॉस हो। अब मानो की इंग्लिश क्या होती है, हाउ एवर, या एज इफ, या बट, या एज। बट यानी क्या होता है, लेकिन, हाउ एवर फिर भी, कैसे भी, और एज क्योंकि या जैसे। तो एज इफ मतलब क्या होता है, मानो की। ये दो कंजक्शन होते हैं, एज इफ और एज दो। मतलब क्या होता है, मानो की, मानो की। और इसमें फिक्स होता है, टेंस में बताते हैं इसको, कंजक्शन में भी। यदि इधर प्रेजेंट टेंस होता है तो दोस्तों इधर मैंने बताया था सेकंड फॉर्म या वर बनने की कल्पना में, और पास्ट टेंस होने पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म या फिर हैड बीन। बीन भी थर्ड फॉर्म ही है। वर के अलावा कोई और वर्ब आएगी तो वही सेकंड फॉर्म, वर भी सेकंड फॉर्म है बी की। बट यहाँ वोज नहीं आ सकता, इजमार नहीं आ सकता। बनने की कल्पना में वर ही आता है कि वह मुझे ऐसे आदेश देता है मानो कि वह मेरा बॉस हो। क्लियर। नेक्स्ट, किसी विकल्प में संधि विच्छेद गलत है। अब गलत है इसका मतलब है कि एक विकल्प है वो तो गलत है और शेष 3 विकल्प वो आपके सही हैं। अब यहां पर जो दूसरा विकल्प है साहब आपका प्रत्युत्तर है, जो है ये आपका प्रत्युपकार है, ये जो इसका संधि विच्छेद दे रखा है वो गलत है। अब ये गलत क्यों है साहब, यहां पर ये दे रखा, क्या ये सही था, क्या ये सही नहीं है। अब क्यों नहीं है, आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी अगर ये से पहले वाला वन आधा अधूरा आ जाए, आधा अधूरा आता है तो वहां पर होती है यण संधि। यण संधि कहां होती है, यण संधि की शर्त है कि ई या दीर्घ ई के बाद में होना चाहिए असमान स्वर, तो ई के स्थान पर हो जाता है साहब ये। अब असमान स्वर कौन से होते हैं, इधर ई के बाद में ई नहीं होना चाहिए, इसके अलावा जो भी वर्ण होगा वो असमान स्वर कहलाएगा। तो अब यहां पर क्या हो गया, इस ई के स्थान पर हो गया ये, और देखो यहां पर यह है, ये से पहले वाला आधा, इसका मतलब संधि कौन सी है हमारी, यण संधि है। अब यण संधि है तो ये देखो प्रत्यवसा कैसा गया, ये है ये से पहले आधा रहा क्या, तो इस ये को बदल दो किसमें, ई में, तो ये क्या बन गया आपका प्रति। अब एक तो प्रति ऐसे बन सकता है, कब, जब ई ऋष्व है उसका प्रयोग करेंगे तब, और अगर हम प्रति है इसमें अगर हम दीर्घ स्वर का प्रयोग करते हैं तो वो बनता है ऐसे। समझ में आ गया। इसके बाद में देखो ये में किसकी मात्रा है, ऊ की मात्रा है, तो ये आ गया ऊ, और आगे क्या आपका, ये हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया। तो अब संधि विच्छेद क्या हो गया आपका, तो ये हो गया सब, प्रतिधन उपकार हो गया। अब क्या ऐसा भी संधि विच्छेद है वो हो सकता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता। अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता, इसका क्या कारण है, इसका कारण यह है कि जब भी कोई भी उपसर्ग होगा, उपसर्ग हमारा सिलेबस में टॉपिक है, अगर जहां पर भी उपसर्ग होता है अंत में ऋस्व स्वर का प्रयोग होता है, दीर्घ स्वर का प्रयोग नहीं होता है। यानी कि यहां पर क्या है, ती में ई आ रहा है, इसका मतलब यहां पर दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर है वो नहीं आएगा, तो क्या आएगा साहब, ऋस्व स्वर आएगा। तो दीर्घ स्वर कहां आता है, जब भी स्त्रीलिंग शब्द हो। कैसे, जैसे हमारे पास में शब्द आ गया यहां पर, जैसे आ गया साहब ये आ गया, इस तरह आ गया, इसका संधि विच्छेद करेंगे, देखो ये स है वो तो पहले है, ऐसा का ऐसा गया, ये से पहले वाला बन क्या है, त्र है, तो त्र में ए लग गई तो क्या हो गया साहब, त्री होगी। किसको, ये को हमने बदल दिया ए में, तो ये बन गया स्त्री, है ना। अब एक तो स्त्री ऐसे है जब हमने किसका प्रयोग किया, दीर्घ स्वर का, और एक अगर हम ऋस्व स्वर का प्रयोग करते हैं तो स्त्री बन के साहब ऐसे। इसके बाद में देखो ये में किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है, और शेष क्या आ गया आपका, गया गया, यह आ गया। अगर हम संधि विच्छेद करें तो इसमें भी हम लगा देंगे आ गया, ठीक है। एक तो संधि विच्छेद हो गया ये, और एक हो गया साहब ये नहीं होगा, ये ही संधि विच्छेद है वो सही होगा। अब यही क्यों होगा, ये इसलिए होगा कि जब भी स्त्रीलिंग शब्द होगा अंत में क्या आएगा साहब, ऋस्व स्वर होगा,
और जब भी उपसर्ग आएंगे उसमें क्या होता है, तो उसमें होने वाला है आपका ऋस्व स्वर, और स्त्रीलिंग शब्द आएगा तो क्या आएगा, दीर्घ स्वर। अब स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं हर एग्जाम में? तो जैसे कि स्त्री शब्द है, एक तो यही आ गया साहब स्त्री, तो स्त्री को हम ऐसे लिखेंगे साहब। अगर शब्द आ गया साहब नारी है, तो नारी को भी हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ऐसे देखो शब्द आ गया मही, मही का मतलब होता है पृथ्वी, तो मही को भी ऐसे लिखेंगे। पृथ्वी है तो पृथ्वी भी स्त्रीलिंग शब्द है, तो ऐसे लिखेंगे, है ना। अगर आ जाए साहब देवी है, तो देवी शब्द है, उसको भी कैसे लिखेंगे साहब, ऐसे लिखेंगे। अगर शब्द आ जाए रजनी, तो उसको भी क्या है, ऐसे लिखेंगे। कब, जब स्त्रीलिंग शब्द होगा। लगभग ये शब्द होते हैं, उन्हीं के पीछे आगे एग्जामिनर वो कार्य करता है। ये तो हो गए हमारे कौन से वाले, ये तो हो गए ई से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द, वो हो गए। ऐसे ही है ऊ से बनने वाले हैं, तो जैसे शब्द आता है साहब वधु, है ना, वधु। अब मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को लेकर ऐसे क्यों किया, क्योंकि आगे इससे संबंधित 2-4 क्वेश्चन और आएंगे, तो फिर वो बार बार एक ही चीज है, उसको बार बार रिपीट नहीं करना पड़े, एक ही जगह हम बात कर लेते हैं, ताकि फिर आराम से मैं समझा दूंगा कि चलो वहां पर देखा सब बात की थी क्या आपने, ऐसे। अगर शब्द आ गया साहब आपका वधु है, वधु का मतलब जानते हो, बहू होती है ना, तो बहू आ जाए, वधु आ जाए, भू आ जाए, है ना। ये भू का मतलब क्या होता है साहब, भूमि होता है या पृथ्वी होता है। तो अब ये जो शब्द आते हैं उनमें भी क्या होगा, दीर्घ स्वर का प्रयोग। तो स्त्रीलिंग शब्द होंगे तो दीर्घ स्वर का प्रयोग होगा, उपसर्ग आएंगे तो वहां पर क्या होता है आपका ऋस्व स्वर का प्रयोग वो होता है। इसमें क्या होगा साहब, आपका ऋस्व स्वर है उसका प्रयोग होने वाला है। ये हो गया आपका, समझ में आगे होंगे। अब हमारे यहाँ पर जो शब्द है, अब इस शब्द को लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो शब्द है ये वाला प्रत्युपकार है, तो ये देखो आपका इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, प्रतिधन उपकार है वो हो गया, ठीक है। संधि होती है साहब हमेशा प्रथम पद के अंतिम वर्ण में। प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, ती है, और ती में क्या है साहब, ई है। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में साहब उपकार है। इस ई के बाद में अगर ऊ होगा तो ई के स्थान पर हम क्या कर देंगे, यह कर देंगे, क्योंकि ई के बाद ऊ है, असमान स्वर हो गया, तो ई के स्थान पर हमने कर दिया ये। अब मिलाएंगे तो ये देखो प्रत्यय कैसा गया, तय और ये दोनों व्यंजन है, तय हलेंत आ गया। ये में देखो ऊ की मात्रा लग जाएगी, ये क्या हो जाएगा आपका यू हो जाएगा, और शेष ऐसा का ऐसा गया। तो इसका संधि विच्छेद है वो होगा साहब प्रत्युपकार का ये वाला, समझ में आ गया। और आप में से जो साथी हैं ऐप से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर अपने जो उपसर्ग पढ़ा था उस समय अपने ट्रिक्स के माध्यम से बात भी की थी कि संस्कृत भाषा के ये उपसर्ग होते हैं जिनको याद ऐसे किया जा सकता है। जैसे कि हमने बात की थी कि आ भी नि सम प्र सु रस पवन भी एंटिडी रात्रि तप स्व अपि, इस प्रकार से हमने देखा था। दूसरा और ट्रिक्स बताई थी, अकारांत आकारांत इकारांत उकारांत और व्यंजनांत, इस प्रकार से भी क्या बनते हैं साहब आपके ये संस्कृत भाषा के 22 उपसर्ग बनते हैं। और जहां तक है एग्जाम में जो प्रश्न आता है वो संस्कृत भाषा के उपसर्ग उन्हीं में से आता है, और वहां से ही आएगा आपका, तो क्योंकि एक प्रश्न आएगा आपका, है ना, एक प्रश्न आता है तो वो वहां से आने की संभावना है। अब देखो यहाँ पर है सप्त प्लस ऋषि है, इससे क्या बन गया आपका सप्तर्षि बन गया, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा इसे समझे, तो एक बार जो एग्जाम है उसमें थोड़ा सा गलतियां कराता है, तो उसको भी लेकर बात कर लेता हूँ। ये सप्तर्षि शब्द से ना इसका संधि विच्छेद पूछता है, वो जैसे इसका संधि विच्छेद में कुछ नहीं कराता हमसे, इसका संधि विच्छेद में गलती ये करा देता, इस ऋषि को ऐसे लिख देता है, ऋषि शब्द है, इस ऋषि शब्द को क्या लिख देता है साहब, ऐसे लिख देता है। ऐसे लिखते हम जल्द एग्जाम में प्रेशर रहता ही है, अब ऋषि शब्द ऐसे लिखा जाए या ऐसे लिखा जाए हमें ध्यान नहीं रहता। तो अब ध्यान दीजिएगा, ऋषि शब्द है वो इस रूप में नहीं लिखेंगे, कैसे होगा, ऋषि शब्द ऐसे होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक तो जो गलती है वो यहाँ पर ये कराता है, एक ऋतुओं से संबंधित प्रश्न आता है। जैसे कि शब्द आ गया हमारे पास में ये वाला बसंत प्लस ऋतु है, ये हो गया। अब ये बस ये न है, पहला पद का अंतिम तय है, और तय में क्या साहब है। इसके बाद में क्या है, तो इसके बाद में है इधर है ऋतु। अब यहां पर क्या है, अ है और री है, ये दोनों मिलते हैं तब क्या हो जाता है, अर हो जाता है। कहाँ, ये गुण संधि में, गुण स्वर संधि बनती है तब ऐसी स्थिति बनती है, तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है। अब देखो ये ब तो ऐसा कैसा गया, ये ऐसा कैसा गया, नया और तय दोनों व्यंजन है, नया हल्यंत। अब यहाँ पर तय में अ मिल जाएगा तो तय क्या हो जाएगा आपका, पूरा हो जाएगा। इधर रह है और इधर तूक है, तो ये रह होगा आगामी वर्ण के ऊपर भी देंगे, सब क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। अब इसमें गलती क्या कराता है वो हमसे, ये शब्द बन गया सब, है ना, ये शब्द बन गया हमारा। अब इसमें क्या कराता है वो जैसे संधि दे दिया ये, और इसमें से बनेगा शब्द कैसे, तो वो ऐसे शब्द देगा जैसे कि शब्द ऋषि की जगह ये दे देता और बना देता कि बताओ इसमें क्या शब्द बनेगा। बस वो कुछ नहीं करता, इतना सा बदलाव करता, ये शब्द दे देता। जैसे कि मैंने ये दिया प्रत्युपकार है, अब इसकी जगह प्रत्युपकार जो शब्द है वो संधि विच्छेद में गलती कर दी, उधर ये शब्द देते फिर पूछते कि बताओ संधि विच्छेद तो ये देता, और बताया ये जो शब्द बना है ये क्या सही है या गलत है क्या, तो ये तो गलत है साहब,
समझ में आ गया क्या? ये शब्द कैसे बनेगा? ऐसे। अब जांच कैसे करनी है? इस प्रकार के उदाहरण आ जाए तो हम जांच कैसे करें? र से पहले वाला वर्ण होगा उसमें हमेशा क्या आएगा? अ आएगा। और र से पहले वाले वर्ण में अ आएगा, वहां पर संधि कौन सी हो रही है? तो वहां पर गुण संधि हो रही है। अब देखो यहां पर ये र है और र से पहले वाला वर्ण कौन सा है? ये त, क्योंकि ये र है किसके ऊपर लग रहा है? त। तो जिसके ऊपर लगता है उससे पहले होता है, तो यहां पर लग रहा है, तो यहां पर इसका मतलब है कि र से पहले वाले वर्ण में अ आ रहा है। यहां पर अपन बात करें तो यहां पर देखो इसका ये र है, लेकिन र से पहले वाला वर्ण कौन सा है? ये अ है। लेकिन अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा बस। और बस अंत ऋतु जो बनता है, बस अर्थ बनता है, वो बस से थोड़ी बनेगा, है ना? तो इस प्रकार से हम इनको चेक है वो कर सकते हैं। अब यहां पर हमारा पहला आंसर आ गया। दूसरा प्रश्न आपका वो क्या हो गया? आपका प्रतिदिन उपकार है और इससे क्या बन गया? प्रत्युपकार है वो बन गया। यहां पर कदादन अपी से कदापि बन गया दीर्घ संधि के अनुसार। यहां पर ता में आ है और अपी में अ है। ए और आ और ए मिलेगा तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा और कदापि बन गया। इसी प्रकार से लोकधन उपचार से क्या बन जाएगा? लोक को उपचार बन जाएगा। इधर अ है, इधर ऊ है, अ और वो मिलता तो क्या हो जाता है? ओ हो जाता है गुण संधि के अनुसार। तो ये क्या बन जाएगा? आपका लोकोपचार बन जाएगा। तो सप्तऋषि जो शब्द है इसमें तो है साहब गुण संधि है। प्रत्युपकार जो शब्द है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, वो हो जाएगा साहब ऐसे, है ना? प्रतिदिन उपकार हो जाएगा। और कदादन अपी से कदापि बनता है, यहां पर हो गई हमारी दीर्घ संधि। और लोकधन उपचार से लोकोपचार बनेगा। बताओ कौन संधि होगी? गुण संधि हो जाएगी। तो ये हो गई साहब आपकी गुण संधि। ठीक है, चलिए आगामी प्रश्न को लेकर कि निम्नलिखित में से नि उपसर्ग नहीं है, और यहां पर जो सही आंसर है वो क्या साहब? ये है। अब देखो इसमें नहीं है तो यहां पर क्या है? तो यहां पर निर है, और निर्देशक से क्या बन जाएगा? आपका निर्देशक बन जाएगा। समझ में आ गया क्या? तो यहां पर तो निर है, बाकी नी प्लस काय हो जाएगा, नी प्लस वेदन हो जाएगा, और ये जो न्यून बना है ये बन जाएगा नी प्लस ऊन बन जाएगा इस रूप में। और यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर निर है, नी नहीं है। तो यहां पर जो शब्द है साहब ये वाला, इसका आंसर तो ये सही है। और ये जो शेष है ना संतान बोधक, संतान बोधक का मतलब होता है कुछ शब्द हैं, यानी कि जो संतान बोधक जो हमारे जो प्रत्यय बनता है ना, इसमें आते हैं ये वाले प्रत्यय ई य अय और आय। जो हमने प्रारंभ में जो उदाहरण लिखे थे ना, इनका प्रयोग होता है संतान बोधक जो शब्द है उनके निर्माण में। इन प्रत्ययों का प्रयोग होता है सब पर, इन प्रत्ययों का प्रयोग होता है। अब देखो यहां पर है ना, ये है आपका, ये आ गया साहब ये वाले जो उदाहरण है कश्यप है, इसमें क्या है? तो कश्यप है, मूल शब्द तो है ये कश्यप, और इसमें लग गया साहब अ प्रत्यय। अब थोड़ा सा समझ लीजिएगा, बाद में लिखिएगा, है ना? अच्छी चीज है। अब हमने बात कर ली थी भाई ये प्रत्यय है ना, इनका जब प्रयोग होता है तो शब्द के प्रारंभ में बदलाव होता है। अब क्या होगा? अगर अ है तो बदलेगा किसमें? आ में, तो क्या हो गया? का हो गया। इधर क्या है? ये स है और ये है। इससे पहले वाला वर्ण कौन सा है साहब? प है, और प में क्या है? तो प में अ है, तो प में अ हट जाएगा, और आगे क्या है? ये अ है। मिलाएंगे तो ये देखो का है, ये स है, ये है, और प में अ मिलते क्या हो गया? आपका ये हो गया। तो ये काश्यप बन गया। तो कश्यप का पुत्र क्या कहलाएगा? आपका काश्यप कहलाएगा। ऐसे वासुदेव जो शब्द है ना, इसमें मूल है वसुदेव, वसुदेव प्लस अ प्रत्यय है। अब वह है वो बदल जाएगा किसमें? वा में। ये आ गया सु, ये आ गया दे, वह में से क्या हट जाएगा? अ हट जाएगा, और आगे क्या है? अ है, और मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? तो ये बन जाता है आपका वासुदेव। ठीक है ना? इधर है ये हमारा शब्द है साहब पार्थ, इसमें मूल शब्द है प्रथा, और यहां पर क्या लग गया साहब? अ प्रत्यय लग गया। ठीक है, हमने बात की थी कि इन प्रत्ययों में अगर री आता है तो वो बदल जाएगा किसमें? आर में। अगर थोड़ा सा याद हो तो ए का आ में, ई ए में, ओ आता तो औ में, और री आता तो आर में बदल जाता है। ठीक है ना? चलो साहब, ये देखो प है और प में क्या है? री है, तो री है वो किस में बदल जाएगा? आर में बदल जाएगा। अब यहां पर क्या है? इससे पहले वाला वर्ण कौन सा था? तो था में से क्या निकल जाएगा? आ, और आगे क्या है? अ है। अब मिलाएंगे, प में आ मिल गया तो पा हो गया, इधर रह है और थ है, दोनों व्यंजन है, थ में ए मिल गया तो थ पूरा हो गया, और ये रह है ना, ये चला गया साहब ऊपर, ये क्या बन गया? आपका पार्थ बन गया। समझ में आ गया क्या? तो इसमें मूल शब्द है ये है, इधर ये है, इधर ये है। ठीक है ना? इन तीनों को तो लिखो, और फिर ऊपर वाले जो शब्द है ना उनको लेकर हम बात करेंगे भाई इनमें क्या क्या मामला रहा है, इस वजह से ये गलत हुए हैं। ठीक है ना? इनको लिख लो, अच्छी चीज है, लिख लीजिएगा। और मैं 3-4 शब्द और लिख देता हूँ बोनस में, है ना? अभी जो चल रहा है अपना बोनस है, उस बोनस में लिख देता हूँ, क्योंकि बार बार रिपीट होते हैं ऐसे शब्द। 4-5 शब्द है जो बार बार रिपीट होते हैं। एक लिख लीजिएगा, आपका मनु प्लस अ प्रत्यय लगाने से क्या बनता है? मानव शब्द बन जाता है।
ठीक है ना। एक शब्द आता है साहब रघु शब्द है, ए प्रत्यय लगेगा तो क्या बन जाएगा, राघव बन जाएगा, है ना। एक शब्द आता है साहब यदु शब्द है, ए प्रत्यय लगता है तो क्या बन जाएगा, तो यादव बन जाएगा, है ना, यादव बन जाएगा, ठीक है ना। ये बन जाएगा साहब यदु में अ प्रत्यय लगाने से क्या बन जाएगा, यादव बन जाएगा। और एक शब्द ये है शक्ति, और उसमें लग गया साहब अ प्रत्यय, ठीक है ना। अब स का तो हो जाएगा सा, ये क है, अब क हलेंत है, ये जो मात्रा आ रही है वो किसके ऊपर है, ती के ऊपर है ना। ये जो मात्रा है वो किसके आती है, ती के। अब तय में से भी क्या हट जाएगा, ई, क्योंकि इसके बाद में क्या है, प्रत्यय, और आगे क्या है साहब, है। और इससे शब्द क्या बन जाता है आपका, शाक्त बन जाता है। तो शक्ति से शाक्त है वो बन जाता है, ठीक है ना। अब जो शेष विकल्प है ना, यहाँ पर लघु से क्या बनता है, लागू बनता है। तो लघु है ना संतान बोधक शब्द नहीं है, इसलिए ये कट गया साहब। इधर देखो हर्षित है, पुष्पित है, पलवित है, यहाँ पर कोई संतान बोधक कोई शब्द है नहीं। और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये शिव से क्या बनता है आपका, सेव बनता है। तो शिव से संबंध रखने वाला है वो सेव कहलाता है, तो शिव की संतान नहीं कहलाती है। इधर गुरु से गौरव होता है, लेकिन ये भी आपका इस प्रकार से यहाँ पर प्रयोग नहीं होगा। और ये प्रथा से पार्थ हुआ वो होता है, तो ये भी शब्द गलत आ गया, ये शब्द तो गलत ही बन गया, इसलिए भी गलत हो गया। तो यहाँ पर संतान बोधक शब्दों में इधर से ये नहीं आया, इधर से ये नहीं आया, और यहाँ से तो है ही, और ये तो पुष्पित पलवित कोई भी शब्द है ही नहीं, ठीक है ना। और ये जो शब्द हैं तीनों का तो ये हो गया, और बाकी का ये है जो थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पर आया किस विकल्प में परस्पर विलोम नहीं है। देखो यहाँ पर आया ये शब्द है, देखो इस प्रकार से शब्द आता है ना, नहीं है। किस शब्द में परस्पर, परस्पर का मतलब आपस में, विलोम शब्द नहीं है साहब। तो देखो सौम्य है, साम्य है, क्या हो जाएगा, वेमश्य। सापेक्ष निरपेक्ष है, रित है, अनृत है, सलाग्नीय प्रशंसनीय, ये दोनों शब्द है ना एक ही है। इस सलांगनी को क्या बोला करते हैं, प्रशंसनीय बोला करते हैं। समझ में आ गया क्या। तो ये दोनों विलोम शब्द नहीं है, ये तो पर्याय है। ये तो क्या हो जाएगा आपका, आज सुनो तो सही, ये तो क्या है आपके, पर्याय है, ठीक है ना। अब विलोम शब्द क्या बनेगा, तो निंदनीय बन जाएगा इनका। इनका जो विलोम बनेगा क्या बनेगा, निंदनीय। निंदनीय का मतलब निंदा करने योग्य, प्रशंसनीय प्रशंसा करने योग्य, और इसी शलाघा को क्या बोला करते हैं, प्रशंसा, ठीक है ना। तो ये दोनों तो पर्याय हैं, ठीक है ना, पर्याय है, ये विलोम शब्द नहीं है। किसका, हाँ अब कर रहे हैं ना इनको, अब ये तो शब्द हो ही गया इसका। तो अब देखो जो शेष है ना इनका, इसका मतलब और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है रित का मतलब होता है सत्य, ये सत्य है। इस सत्य के आगे क्या लगा दिया, ए लगा दिया, आगे क्या है, ये रीति है। यहां पर क्या लगा दिया, अन लगा दिया, आगे यहां पर क्या लगा दिया, अन लगा दिया। अन का मतलब नहीं, रित का मतलब सत्य। अब यहां पर ये ए न में री लग गया, नी, और बाकी वैसा कैसा गया, अनृत बन गया। ये जो री आता है ना, ये री, इसका मातृवचन ऐसा होता ही है, तो ये बन गया ऐसे, ठीक है। इस रूप में सापेक्ष निरपेक्ष है, और ये हो जाएगा आपका इस रूप में। यहां पर आया साहब आदि है और आदि है, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है, तो ये तो अब याद करने की चीजें हैं। इस आदि का मतलब क्या हो जाएगा, तो ये हो गया साहब शारीरिक मानसिक कष्ट है ना, मानसिक कष्ट है यानी कि चिंता वाली। और ये हो गया आपका, इसको बोला करते हैं साहब भाग या टुकड़ा। और ध्यान रखिएगा उसका दूसरा है शारीरिक कष्ट, व्याधि का आदि बनता है ना, आदि, ओ हाँ, आदि का व्याधि बनता है, वो तो व्याधि आता है ना, वो तो व्याधि आता है। यहाँ पर तो आदि और आदि है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, भाग या टुकड़ा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका, मानसिक कष्ट वो हो जाएगा, ठीक है ना, वो हो जाएगा। आगे जो शब्द है साहब ये वाला, कि किस क्रमांक में शब्द युगम का सही अर्थ भेद है, ठीक है ना, सही अर्थ भेद है। तो ये वाला जो है ना हमारा, यही सही है साहब, और शेष गलत है। अब ये गलत कैसे थे, कुछ नहीं है आपका, इसमें से सिर्फ आगे पीछे किया गया है इनका। जैसे कि ये दिया ना, ये दोनों शब्द ये लगातार दे दिए ना। अब इसका विलोम शब्द, ये जो ना शब्द युगम भी लगातार ही आता है, यानी कि ये 1 नंबर पे है तो इधर 1 नंबर, इसका मतलब ये है। ये 2 नंबर पे है तो इसका मतलब ये है, ठीक है ना। अब देखो इनको याद कैसे किया जाए, है ना, अच्छी चीज है। यहां पर इसको याद है वो कैसे किया जाए, तो वो आप याद है वो रख सकते हैं कैसे। ये देखो तरनी है और यहां पर तरनी। अब यहां हम थोड़ा सा कैसे याद रख सकते हैं इसको, कि इसमें देखो जब भी कोई भी, अगर हम वैसे तो याद ही करना है ये टॉपिक, लेकिन अगर याद करिए फिर बाद में लास्ट में देखा कि हमने 1 2 ही ऑप्शन बच रहे हैं, वहां पर हम क्या करें। तो हम थोड़ा सा ये देखते हैं, छोटी चीज होगी ना उसके लिए छोटी मात्रा का प्रयोग होगा, और बड़ी चीज होती है उसके लिए क्या होता है, बड़ी मात्रा का प्रयोग होता है। थोड़ा सा ये तुक्का लगा सकते हैं अपन। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ से अगर हम देखेंगे इस जगह से, तो हमें सूर्य तो दिखता छोटा, और नाम हमें क्या दिखती है, बड़ी दिखती है। बस ऐसे याद कर लो कि सूर्य छोटा है तो छोटी मात्रा आ गई, और नाव बड़ी है तो बड़ी मात्रा आ गई, ठीक है ना। दूसरा आया अनल। देखो ए का मतलब होता है नहीं, और नल का मतलब नल। अगर नल नहीं होगा तो क्या लगेगी, आग लगेगी,
एक ही याद रह गया, दूसरा तो वैसे भी याद रह जाएगा। इस अनिल का मतलब क्या हो जाएगा, हवा। और वैसे याद रख सकते हैं अनिल आजकल पढ़ाई नहीं कर रहा, हवा में उड़ रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसका नाम वो करेगी नहीं, कैसे ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप। सलील और ये है, तो इनका क्या है साहब, इसका विलोम शब्द ये, इसका ये है और इसका क्या हो जाएगा, ये है ना, बाकी इन दोनों का यही है। सलील का मतलब होता है सील, उसके साथ में आदरभाव के साथ में या ढंग से, इसका मतलब होता है ना। और ये सलील है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, शिष्ट हो जाएगा। इसका मतलब शिष्ट है, शिष्ट का, सलील का मतलब शिष्ट है, शिष्ट का मतलब ठीक से, ठीक से बात करे, ठीक से रहे, ठीक से सब कुछ करे वो। और ये है आपका श्वेरी। श्वेरी का मतलब हो गया खुद से संबंधित होना, खुद से संबंधित रहने वाला है वो श्वेरी हो जाएगा, ठीक है ना। और बाकी का ये हो ही गया।